हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको इनकम टैक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो रेजिडेंशियल स्टेटस का, तो उसके अपने जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज आपको रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर एचयूएफ पढ़ेंगे। इससे पहले वाली प्रीवियस जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के लिए हमने आपको डीप में समझाया है। उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे बनाए हुए हैं उसको हमने आपको डीप में उसे डिस्कस किया है। ओके, तो अभी हम आगे अपने जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसका जो सेकंड है एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है, तो हिंदू अविभाजित परिवार की जो निवास की स्थिति है उसकी कुछ कंडीशन दे रखी है कि वो कब तो भारत का रेजिडेंट माना जाएगा और कब वो भारत का एनओआर यानी नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। चलो पढ़ते आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ एचयूएफ इज होली एंड पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया देन ही एचयूएफ इज टू बी कंसिडर एज रेजिडेंट इन इंडिया। यानी यदि हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से या अंशतः यानी पार्टली भारत में निहित हो तो एचयूएफ को भारत में निवासी माना जाएगा। ओके, ये बोल रहा है कि जो हमारा जो हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है उसका परिवार का है जो फैमिली का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यदि पूर्ण रूप से या पार्टली रूप से भारत में क्या हो नियंत्रण हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उस एचयूएफ जो फैमिली है उस भारत में उसको निवासी माना जाएगा। ओके, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया अन्यथा अनिवासी माना जाएगा। देखो, यदि कोई भी फैमिली है एचयूएफ है उसकी अगर प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में पूर्ण रूप से या फिर पार्टली रूप से यानी आंशिक रूप से यदि भारत में अगर उसका प्रबंध नियंत्रण होता है तो उसको हम भारत में क्या मानेंगे, रेजिडेंट मानेंगे, भारत में उसका निवासी माने जाएंगे उस एचयूएफ को। ओके, यदि उसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत के द्वारा यदि नहीं होता है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको भारत का निवासी माना जाएगा। ओके, जैसे हमने रेजिडेंट जो इंडिविजुअल वाली जो केस में क्या बताया था आपको, दो बेसिक कंडीशन बताई थी। यदि वो बेसिक कंडीशन में से एक भी यदि वो पूरा करता है तो उसको हमने भारत में उसको क्या माना था, रेजिडेंट माना यानी उसको निवासी माना था। ओके, तो इसमें उस जो बेसिक कंडीशन को ध्यान में नहीं रखते हुए इसमें जो एचयूएफ है उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को हम इसमें इंक्लूड करते हैं कि यदि एचयूएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट यदि इंडिया में है पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से उसे भारत का निवासी मानेंगे, अदरवाइज उसको नॉन रेजिडेंट मानेंगे। ठीक है, ओके, आगे क्या है, आगे है इफ़ द कर्ता इज रेजिडेंट एचयूएफ इज सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन देन एचयूएफ विल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। यदि समझने की कोशिश करो, यदि निवासी एचयूएफ का कर्ता यानी कोई भी हिंदू जो अनडिवाइडेड जो फैमिली है, जो हमारा जो एचयूएफ जो परिवार है फैमिली है उसका कर्ता यानी सबसे जो हेड सबसे बड़ा होता है परिवार में, जैसे हमारे दादाजी है तो वो हमारे क्या होगा, उसका कर्ता। ओके, तो ये बोला है कि उसका कर्ता दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करे यानी एडिशनल जो हमने वो जो एडिशनल जो कंडीशन बताई थी आपको, क्या बताई थी, हमने बताई थी कि यदि 10 ईयर गत वर्ष के पूर्व के 10 ईयर में से यदि 2 साल अगर वो भारत में रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भारत का निवासी मानेंगे। एक तो फर्स्ट ये सेकंड कंडीशन हमने बताई थी यदि वो गत वर्ष ठीक पूर्व के 7 वर्षों में से यदि 730 दिन यदि वो भारत में निवास करता है तो उसको भारत को निवासी माना जाएगा। ठीक है ना, वो दोनों क्या हो जाएंगे, साधारण निवासी ROR रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, तो ये बोल रहा है यदि निवासी एचयूएफ का कोई भी कर्ता यानी कोई उसका कोई हेड यानी परिवार का जो सबसे बड़ा होता है कर्ता दोनों अतिरिक्त शर्त यानी वो जो एडिशनल शर्तें यदि वो फुलफिल करता है पूरी करता है तो उसे एचयूएफ को जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसको साधारण निवासी माना जाएगा यानी ROR यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, अदरवाइज सेम विल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया अन्यथा उसे असाधारण निवासी माना जाएगा। यदि वो दोनों कंडीशन पूरा नहीं करेगा तो उसको क्या माना जाएगा, असाधारण निवासी। देखो, जो हमारा जो बेसिक कंडीशन बताई थी हमने तो उसमें जो एचयूएफ की कंडीशन में कंट्रोल एचयूएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट भारत में क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से होना चाहिए। इसमें बेसिक कंडीशन ये मेंशन कर रखी है एचयूएफ की कंडीशन में।
वो अगर पूरा करती है तो उसको निवासी माना जाएगा। लेकिन अगर वो बेसिक की कंडीशन HUF की पूरी करते हुए यदि दोनों एडिशनल कंडीशन यदि वो फुलफिल करता है तो उसको भारत का साधारण निवासी यानी जो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है ना, ROR माना जाएगा, शॉर्ट में बोलते हैं ROR। यदि वो दोनों बेसिक कंडीशन अगर पूरी नहीं करता है तो उसको भारत का क्या माना जाएगा, उसको RNOR माना जाएगा, यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, असाधारण निवासी माना जाएगा। ओके, आई होप आपको HUF वाला जो हमने आपको बताया है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोट क्या दे रखा है इसमें, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट दैट प्लेस वेयर डिसीजन आर टेकन आर इट्स जो अफेयर्स। नियंत्रण एंड प्रबंध उस स्थान पर निहित माना जाता है जिस स्थान पर संबंधित निर्णय लिया जाता है। देखो हमने आपको बताया जो HUF है उसका जो फैमिली का HUF का जो प्रबंध एंड नियंत्रण अगर भारत में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में लिए जाते हैं तो उसमें जो नियंत्रण से संबंधित आज से क्या है, नियंत्रण से आज से है कि उससे HUF से संबंधित जो डिसीजन जो महत्वपूर्ण से HUF के रिलेवेंट जो डिसीजन लिए जाते हैं यदि वो भारत में लिए जाते हैं तो उसको हम भारत का प्रबंध एंड नियंत्रण माना जाएगा। ओके, सेकंड बोल रहा है एडिशनल कंडीशन आर सेम द केस ऑफ द इंडिविजुअल। देखो एडिशनल कंडीशन जो हमारे इंडिविजुअल में हमने आपको बताई थी वही एडिशनल कंडीशन HUF पर भी अप्लाई होती है। जैसे गत वर्ष से ठीक पूर्व के 2 वर्षों में से 2 साल, ठीक है ना, उससे अधिक, या फिर 7 वर्षों में से 730 दिन, उससे 730 दिन से अधिक यदि वो भारत में निवासी है तो ये एडिशनल कंडीशन जो इंडिविजुअल में हमने आपको बताई थी फ्रेंड्स वही हमने HUF में भी वो क्या है, सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओके, अब इसके क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये जो क्वेश्चन है इसकी सीरीज चल रही है तो हमने हर जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्वेश्चन आपको देने की कोशिश की है ताकि वो आपको कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, इसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं जैसे कि RPS असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर हमारे जो NT जो UGC नेट एग्जाम है जिसमें हमारे कॉमर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग एग्ज़ाम है उसमें पूछे हुए जो क्वेश्चन है जिसमें इनकम टैक्स इंक्लूड है उसके क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं और कुछ हमारे द्वारा जो नोट्स के हिसाब से बनाए हुए क्वेश्चन है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, ये है इसमें प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF डिपेंड अपॉन द, यानी HUF की निवासी स्थिति खाली स्थान पर निर्भर। देखो इसमें निवासी बताया है, इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस किस पे निर्भर करेगी, ये इसके प्रबंध एंड नियंत्रण पे, HUF के जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे क्या ये क्या करती है, रेजिडेंट स्टेटस डिपेंड होती है। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर A प्लेस ऑफ द रेजिडेंट, कर्ता यानी कर्ता के निवास स्थान पर नहीं। प्लेस ऑफ द रेजिडेंट मेंबर ऑफ द HUF, यानी HUF के जो मेंबर्स हैं यानी सदस्य है उसके निवास के स्थान पर डिपेंड करेंगे, नहीं। कंट्रोल मैनेजमेंट इट्स अफेयर, यानी HUF के जो कंट्रोल जो नियंत्रण है और जो मैनेजमेंट यानी प्रबंध है उस पर डिपेंड करता है, या फिर लोकेशन ऑफ POEM पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या बताया था हमने, ये बताया था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इट अफेयर, यानी HUF के कंट्रोल और मैनेजमेंट पे क्या होता है, ये डिपेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इट्स HUF कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड इन इंडिया एंड कर्ता ऑफ HUF इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष की निवासीय स्थिति क्या होगी। HUF है उसकी जो निवासीय स्थिति रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा यदि HUF का नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतः भारत में निहित हो, यदि वो भारत में क्या है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके द्वारा हो, पूर्ण रूप से भारत में उसका कंट्रोल और नियंत्रण किया जा रहा हो, तथा HUF का कर्ता उस गत वर्ष के लिए भारत में अनिवासी हो। देखो हमने ये बताया था जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर वो भारत में है तो वो क्या होगा, भारत का निवासी माना जाएगा, लेकिन कर्ता पर डिपेंड करेगा। यदि कर्ता क्या होगा फ्रेंड्स, कर्ता अगर अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी करेगा तो वो भारत में निवासी माना जाएगा, अदरवाइज क्या माना जाएगा, ROR माना जाएगा, अदरवाइज RNOR माना जाएगा। तो इसमें कर्ता ये भारत में निवासी है क्योंकि इसने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ये भारत में हो रहा है HUF का। ओके, लेकिन जो इसका कर्ता है उस गत वर्ष के लिए भारत में अनिवासी है तो ये क्या होगा, भारत में क्या है वो अनिवासी है, तो इससे वो ROR भी हो सकता है या फिर RNOR भी हो सकता है। उसने ऐसे कंडीशन नहीं बताई कि भाई 10 ईयर में से वो 2 साल
क्या है, भारत गत वर्ष से ठीक पूर्व के लिए बोला है उसने, ठीक है ना। गत वर्ष से ठीक पूर्व के 10 वर्षों में 2 साल, या गत वर्ष से ठीक पूर्व के 7 ईयर में से 730 हमारे भारत में रहो, लेकिन इसमें ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो ये क्या है, भारत का ये निवासी माना जाएगा। इसमें जो ROR भी हो सकता है और NOR भी हो सकता है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF whose control and management is wholly is India and the Karta has been in India for the 780 days during the 7 previous year immediately preceding the relevant previous year and he the resident in India for last 2 year। देखो इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि HUF का निवास स्थिति ज्ञात करें जिसका प्रबंध नियंत्रण पूर्णतः भारत में निहित है। देखो प्रबंध यानी उसका HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है, पूर्ण रूप से इंडिया में निहित है। ओके, एक तो कंडीशन पूरी हो गई, यानी ये क्या हो गया, हमारे निवासी हो गया। सेकंड आगे क्या दे रखा है, एवं उसका कर्ता संबंधित गत वर्ष से ठीक पूर्व के 7 वर्षों में से 780 दिन, यानी मोर देन 730, ठीक है ना, 730 दिन से अधिक हो गए ना, तो ये 780 दिन भारत में रहा हो और वह पिछले 2 वर्षों से भारत में निवासी है। ओके, हमने देखो इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई इसमें कि वो 707 गत वर्ष से ठीक पूर्व के 7 ईयर में से 730 यानी 730 दिन या उससे अधिक दिन, ठीक है ना, भारत में रहता है। तो ये वाली फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड हमने बताया थी कि गत वर्ष से ठीक पूर्व के वो जो गत वर्ष में वो 10 ईयर में से कितनी 10 ईयर में से वो अगर 2 ईयर अगर वो क्या हो भारत में निवासी हो तो उसको दोनों एडिशनल कंडीशन अगर वो पूरा करता है तो उसको भारत क्या माना जाएगा, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, तो ऑप्शन ने दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है बेसिक कंडीशन के साथ HUF की, तो ए इज द करेक्ट आंसर, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, यदि वो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसको रेजिडेंशियल स्टेटस को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो कंपनी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, हमने देखो इंडिविजुअल का पढ़ा दिया आपको रेजिडेंशियल स्टेटस, जो इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ाया है। अगर आपको क्लास को ज्वाइन करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप हमारी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करें ताकि जब मैं नए जो क्लास जो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, जिससे आप सबसे पहले आप क्लास को ज्वाइन कर सके। ठीक है, अब हमने जो थर्ड है वो क्या बता रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का निवास स्थिति हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वो है एन इंडियन कंपनी विल बी ऑलवेज बी रेजिडेंट इन इंडिया, यानी जो एक भारतीय जो कंपनी है सदैव भारत में निवासी होती है। ये फ्रेंड्स ये UGC के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये आया हुआ है कि एक जो भारतीय कंपनी है वो भारत में निवासी होती है, यानी ऑलवेज, हमेशा। इंडिविजुअल जो कंपनी है वो हमेशा क्या होगी, भारत में निवासी होगी। ठीक है, सेकंड है ए फॉरेन कंपनी विल बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट्स POEM इज होली सिचुएटेड इन इंडिया, यानी एक विदेशी कंपनी भारत में निवासी होती है यदि उसका POEM यानी जो उसका प्लेस ऑफ जो इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है, जो उसमें जिस स्थान पे प्रबंधक जो मैनेजमेंट द्वारा क्या लिए जाते हैं, इफेक्टिव जो मैनेजमेंट डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं POEM। जिस विदेशी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है जो भारत में क्या करती है, निवास, रेजिडेंट वो कहाँ पे है, भारत में निवास कर रही है। विदेशी कंपनी आती है ना फ्रेंड्स, जापान की आ गई, तो वो जो विदेशी कंपनी है वो भारत में निवास करती है। यदि उसका POEM पूर्णतः भारत में निहित हो तो ही वो क्या होगी, वो भारत में निवासी स्थिति मानी जाएगी। ठीक है, रेजिडेंट मानी जाएगी। अगला जो है टॉपिक ये हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है, ए फॉरेन कंपनी विल बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया व्हेन द POEM इज होली एंड पार्टली सिचुएटेड आउटसाइड इन इंडिया। यदि एक विदेशी कंपनी, एक कोई भी फॉरेन कंपनी है भारत में अनिवासी मानी, देखो अगर उसका POEM है यानी जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट द्वारा जो वह स्थान जहाँ पे प्रमुख जो मेन जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको, यदि वो कोई विदेशी कंपनी है, यदि वो भारत में निवास कर रही है लेकिन उसका POEM यानी जो जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, यदि वो पूर्ण रूप से यदि भारत में निहित है तो भारत में क्या होगी, निवासी मानी जाएगी। लेकिन
यदि कोई भी फॉरेन कंपनी है उसका जो POEM यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट द्वारा जो भी जहाँ पे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो यदि वो भारत के बाहर है पूर्ण रूप से या पार्टली रूप से, दोनों पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, यदि वो भारत के बाहर है POEM उस फॉरेन कंपनी का, तो वो भारत में क्या मानी जाएगी, भारत में वो अनिवासी मानी जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। कोई विदेशी कंपनी फॉरेन, देखो इंडिया जो कंपनी है वो तो सदैव भारत में निवासी होगी, ओके ऑल राइट, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। लेकिन फॉरेन कंपनी में दो कंडीशन दे रखी है कि फॉरेन कंपनी है वो भारत में निवासी कब होगी, भारत में अनिवासी नॉन रेजिडेंट कब होगी, जब यदि उसका जो POEM यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट का वह स्थान जहाँ पे महत्वपूर्ण डिसीजन जो लिए जाते हैं कंपनी के, तो वो यदि भारत में है तो भारत का निवासी होगी। यदि वो भारत के बाहर है तो वो भारत के लिए क्या होगी, नॉन रेजिडेंट होगी, यानी भारत के लिए अनिवासी होगी। ओके, देखो हमने जो नोट देखिए बता रखा है कि POEM यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है ना। POEM इज सिचुएटेड एट दैट प्लेस वेयर की डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट, यानी POEM उस स्थान पर निहित माना जाएगा जहाँ पर मैनेजमेंट द्वारा प्रमुख जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, POEM। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट्स नोट्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो ठीक है, अब अगला हमारा जो पॉइंट पढ़ते हैं, क्या बता रहा है ये, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, ठीक है ना। डी वाला हमारा जो, देखो हमने आपको इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा चुके हैं। सेकंड हमने आपको HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा चुके हैं। थर्ड हमने आपको कंपनी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हम आपको क्लियर करा चुके हैं। अब हम फोर्थ क्या पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म। देखो फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस कब होगा, या फिर AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है ना, व्यक्तियों का समूह, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्ति का संघ, एंड व्यक्तियों का संघ, एंड जो इंडिविजुअल है उसका कोई भी, तो BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड लोकल अथॉरिटी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी आर द एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल जो पर्सन है उसकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसके लिए हमें क्या कंडीशन गिव अप कर रखी है। तो इसमें क्या बता रहा है कि फर्म व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या स्थानीय सत्ता या कोई अन्य कोई भी जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कोई भी कृत्रिम जो व्यक्ति है उसकी निवास स्थिति हमें क्या है उसके लिए हमें बता रखा है। इफ़ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इट अफेयर it is situated wholly and partly in India, then it is to be considered as resident in India। यदि नियंत्रण व प्रबंध पूर्ण या आंशिक भारत में निहित हो तो उसे भारत का निवासी माना। देखो हमने जो आपको कंपनी की डिसीजन बताया था केस, वैसा ही इसका है कि यदि कोई भी अगर फर्म हो, HUF हो, फर्म हो, या फिर AOP हो, BOI हो, या लोकल अथॉरिटी, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल जो पर्सन है उसका यदि POEM यदि क्या उसका प्रबंध और नियंत्रण उसका यदि भारत में है पूर्ण रूप से या पार्टली आंशिक रूप से, तो भारत में उसको निवासी माना जाएगा। ओके, सेकंड हमने बताई है कि अदरवाइज इज द कंसिडर इज ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी उसको यदि ये प्रबंध और नियंत्रण यदि उसको भारत में नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा, भारत का निवासी माना जाएगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सेम आर HUF, मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, HUF के ही समान होता है, किसका, फर्म का, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी है। ओके, देखो हमने आपको बताया है जो रेजिडेंशियल स्टेटस हमने आपको समझाने की कोशिश की है, उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस हमने आपको 4 जो है उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए हैं। फर्स्ट पे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसकी इससे पिछली जो क्लास हमने ली थी उसके अंतर्गत हम आपको इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस आपको समझाने की कोशिश की है। सेकंड हमने आपको HUF की जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो समझाया है। थर्ड हमने आपको जो कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस उसमें क्या क्या कंडीशन दे रखी है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और फोर्थ नंबर हमने आपको कोई भी फर्म है, AOP है, BOI है, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, यानी कोई कृत्रिम व्यक्ति, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है, तो स्थानीय कोई सत्ता है, उस केस में हमने आपको बताया है कि इसका जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मैनेजमेंट यदि वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अगर भारत में है तो उसको भारत का निवासी माना जाएगा, अदरवाइज उसको भारत को अनिवासी माना जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है, जो इंडिविजुअल और जो HUF है वो जो निवासी है उसमें भी ROR और NOR में उसको अलग अलग उसको डिवाइड कर रखा है। लेकिन हमारी जो कंपनी की दशा में या फिर हमारे जो AOP, BOI, फर्म, लोकल अथॉरिटी
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन केस में हमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को ही हम पता कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के केस में हमें जो ROR जो रेजिडेंट्स में ROR यानी साधारण निवासी और असाधारण निवासी में भी हमने डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलो आगे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एन इंडियन कंपनी वुड, एक भारतीय कंपनी खालिस्तान हो सकते हैं। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये UGC के अंदर पुटअप किया हुआ क्वेश्चन है कि ये भारतीय जो कंपनी है वो सदैव होगी, वो खालिस्तान ये फिलिंग द ब्लैंक्स ये जो हो सकती है यानी सदैव क्या होगी, सदैव भारत में वो क्या होगी, निवासी होगी। देखो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी भारत में सदैव अनिवासी होगी। सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज बी रेजिडेंट इन इंडिया, यानी भारत में सदैव निवासी होगी। थर्ड है इसका बी ROR एन ROR, यानी रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में निवासी भारत में ROR या साधारण या असाधारण निवासी होगी। फोर्थ इसका ऑप्शन है बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ऑल बोर्ड मीटिंग आर होल्ड इन इंडिया, यानी भारत में निवासी यदि सभी बोर्ड मीटिंग भारत में हो। देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको सबसे पहले यही समझाया था कंपनी में कि कोई भी इंडियन जो कंपनी है वो क्या होगी, ऑलवेज भी रेजिडेंट इन इंडिया, यानी भारतीय जो कंपनी है वो सदैव भारत में क्या होगी, निवासी होगी। ओके, आई होप कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि फ्रेंड्स कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमारे जो क्लास है इसको यदि आप थोड़ा सा अच्छे से अगर आपको देखोगे तो इसमें डीप में बहुत ही डीप में और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाए हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक्स मे बी ROR एंड NOR इज इंडिया, खालिस्तान भारत में ROR या ROR NOR हो सकता है। देखो हमने इसमें बताया है ऑप्शन कंपनी, सेकंड है फर्म, इंडिविजुअल, AOP। देखो हमने अभी आपको कुछ सेकंड पहले हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इंडिविजुअल या फिर HOF है, दोनों केस में ROR या NOR हो सकता है, ठीक है ना, साधारण निवासी या असाधारण निवासी के अंडर में। लेकिन यदि कोई भी कंपनी हो या कोई भी AOP हो, BOI हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, इस केस में हम रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल को ही हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये ROR जो साधारण निवासी और असाधारण जो निवासी है, जो रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इसमें किस में हो सकता है, ये हो सकता है इंडिविजुअल। यदि हमारे ऑप्शन में फर्म भी HOF भी होता तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको HOF और इंडिविजुअल में से जो भी ऑप्शन में अगर हो तो वो ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, ए फॉरेन कंपनी विल बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट्स खालिस्तान इट्स फिलिंग द ब्लैंक्स सिचुएटेड इन इंडिया, यानी एक विदेशी कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी है, भारत में निवासी होगी यानी रेजिडेंट होगी यदि उसका खालिस्तान भारत में निहित हो। देखो हमने आपको बताया था कोई भी फॉरेन कंपनी है यदि उसका POEM यानी प्लेस जो ऑफ इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है, यदि वो पूर्ण रूप से अगर यदि भारत में है तो सिचुएटेड है भारत में, इंडिया में अगर वो स्थापित है तो उसको क्या बोलेंगे, भारत का निवासी माने जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखो देखते हैं, ऑप्शन बिजनेस होली व्यवसाय पूर्णतया, बिजनेस पार्टली व्यवसाय अंशतः, POM होली यानी बिजनेस तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन उसकी जो POEM है वो कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव जो मैनेजमेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपनी के संबंध में रेजिडेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भारत में होने चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वो भारत का रेजिडेंट मानी जाएगी फॉरेन कंपनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, कंपनी में भी खालिस्तान इन इंडिया, एक कंपनी भारत में खालिस्तान हो सकती है। देखो भारत कंपनी पूछा, इसने क्या पूछा है, कंपनी पूछा है, तो कंपनी क्या होगी, ROR ओनली, ROR NOR यानी जो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सी है नॉट रेजिडेंट ओनली, नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी। फोर्थ है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट यानी निवासी और एन। देखो हमने अभी आपको ये तीसरी बार ये कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है कि इंडिविजुअल और HOF के केस में ही ROR या NOR शॉर्ट में जो बोलते हैं साधारण निवासी या साधारण निवासी हो सकता है, लेकिन कंपनी में, BOP में, जो AOI में, BOI में, जो AOP में जो लोकल अथॉरिटी है उसमें
इन सभी केस में क्या होगा, जो निवासी और अनिवासी यानी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ही हो सकती है। इसमें हम ROR और RNOR को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगी फ्रेंड्स, आपको इसमें आप बताने की कोशिश करें, इसमें क्या होगी, निवासी अनिवासी यानी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कंपनी के केस में पूछ रहा है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे जो रेजिडेंट जो स्टेटस है उसका कॉन्सेप्ट हमने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी और हमें प्यार और सपोर्ट यदि आप करोगे तो हम भी आपको आपकी स्टडी में और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। जो कॉमर्स में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो इनकम टैक्स, सबसे पहले हम इनकम टैक्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम जो कॉमर्स में यदि आपको क्वेरी होगी जिस भी कॉमर्स के एग्ज़ाम में, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। नहीं, इसके बाद हम आपको GST को सोच रहे हैं, अगर GST का क्लियर करवा दे तो ओके, और आप हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी जो क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जो बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन है इस पर आप ऑन करना ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि जब भी मैं न्यू अगर क्लास आपको अपलोड करूं तो आपको इस क्लास को सबसे पहले आप इसको विजिट कर सके। हमारे चैनल पे जाके यदि इनकम टैक्स से संबंधित और भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको क्लास का आनंद उठा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।